जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, मतलब कि खंड आ देखने को आपको मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होता है, कुल अंक आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, कुटुज विधा की रचना है। राइट आंसर आपका होगा निबंध। निम्न में से भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका होगा बाल कृष्ण भट्ट। क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। आनंद कामदनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कामदनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? विनय पत्रिका अवधी भाषा में लिखी गई। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषता क्या है? तो निर्गुण काव्य भक्ति धारा की जो विशेषता है, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के रचयिता कौन है? तो सूरदास के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं सूरदास जी। सगुणोपासना की दूसरी शाखा कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वालासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साफ साफ यहाँ पर दिखता है कि लड़ाई करना होगी वीरता के साथ, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निधि पहचाने में कौन सा छंद है? यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें आपका सोरठा छंद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। केकई रब के नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखो लिखा है जगती जगती, यहाँ पर देखो 2 बार आया है, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसमें आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसका विद्यालय कहाँ है? तो विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? उसका विद्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह है, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो वो आपका लगेगा प्रश्नवाचक। कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक आपका यहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा। माथा का यहाँ पर आपको बताना है, तो वो शब्द क्या होगा? तो इसका हमारा होगा सिर। क्या होगा? सिर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, अम्बु तोप नीर जैसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो अम्बु तोप तीर जैसे शब्द आपके सारे के सारे शब्द आपके पर्यायवाची शब्द हैं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि शब्द में आपकी गुण संधि है। ठीक है, आप जितने भी आपके ऋषि शब्द आए वो आपके सभी के सभी यहाँ पर आपके गुण संधि के एग्जाम्पल होते हैं। हर एक किस विभक्ति का रूप है, मतलब हर एक किस विभक्ति का चतुर्थी रूप है? तो आपको बताना है हरे। ठीक है, यहाँ पर हर एक आपको हरी लिखना। क्या लिखना है? हरी। इसके बाद गच्छतु किस लकार का रूप है? तो गच्छतु किस लकार का रूप है? लोड लकार का रूप है। किसका है? लोड लकार का रूप है। बच्चों आपको ध्यान रखना है,
संस्कृत खंड में आपके जितने भी धातु रूप हैं उनको आप रफ कॉपी में डेली सुबह लिखना है, ठीक है, क्योंकि इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आपको डेली डेली तैयार करने हैं। अगर आपने तैयार कर लिए तो आपकी यही आदत आपको यहाँ पर हाई स्कूल में भी काम आएगी, ठीक है। तो आपको डेली डेली आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंड बा आता है। तो बच्चों खंड बा में यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाता है, उसी से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक का क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं चांदनी कैसी प्रतीत होती है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से सारे में रेखा थी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया, ठीक है। ये आपका गद्यांश है, इसके आपको गद्यांश के पाठ का नाम पता होना चाहिए, लेखक का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि मनुष्य का जीवन परम लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का अभिमान किससे समाप्त होता है, वो यहाँ पर इनके आंसर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आपको पद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। पहला आपसे कह संदर्भ लिखिए, मतलब कि आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और कवि का नाम पता होना चाहिए, कवि का क्या नाम है। इसके बाद आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मैं शब्द का संकेत किसकी ओर बताया गया है। इसके बाद अथवा में आपसे कह रहे हैं कि कवित्री का नाम बताना है और आपको पाठ का नाम बताना है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की यहाँ पर व्याख्या करनी है, ठीक है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। मीरा के अनुसार भव सागर को पार करने का क्या साधन है, मतलब कि उससे गुजर कर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश को संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। किसी एक पर आपको इसका पाठ का नाम पता होना चाहिए और आपको इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक है। दो में से आपको किसी एक पर ही करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए, किसी एक श्लोक पर आपको यहाँ पर हिंदी में व्याख्या करनी है और उसका संदर्भ भी लिखना है। जो आपको आसान लगे वो आपको कर देना है। बच्चों दोनों ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कह रहे हैं कि दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र पन्नाध्याय का आपको यहाँ पर उनके बारे में लिखना है कि उनका गुण कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, उनकी क्या क्या क्वालिटी थी, वो आपको सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर करें कि नए मेहमान एकांकी का आपको संक्षिप्त सारांश लिखना है, मतलब कि जो आपका नए मेहमान एकांकी है उसका यहाँ पर आपको सारांश लिखना है अपने शब्दों में। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक भाग आपको सभी उपभागों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और बच्चों कम से कम आपको उनकी 10 रचनाएं लिखनी है। अगर मान लेते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखेंगे तो उनकी हमको कम से कम 10 रचनाएं लिखनी होगी, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिल पाएंगे। इसके बाद ऐसे ही आपको यहाँ पर कवियों में से किसी एक का यहाँ पर आपको उनका जीवन परिचय लिखना है और कम से कम आपको 10 रचनाएं लिखनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में पूर्व में नहीं पूछा गया हो। तो यह मतलब कि आपको इस कॉपी से नकल नहीं करनी, इस पेपर से आपको छापना नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको आसान लगे उनके प्रश्नों के उत्तर आपको दे देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है। जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर देना है। सबसे आसान तो हमारा पहला ही है, ठीक है, इससे आसान तो कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला भी काफ़ी आसान है,
चिराग तले अंधेरा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। किन्हीं दो वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। जो आपको आसान लगे वही यहाँ पर आपको करना है। शुल्क मुक्ति होती प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है कि हमारी फीस माफ़ कर दो, उनको आपको ऐसा लेटर लिखना है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि अस्वस्थता के कारण मतलब आपका स्वास्थ्य बेकार है, एक दिन का आपको अवकाश चाहिए, इसके लिए आपको अपने प्रधानाचार्य जी को लेटर लिखना है कि भैया मैं बीमार हो गया हूँ, हमें 1 या 2 दिन की छुट्टी दे दो ताकि हम दोबारा से सही हो जाएं, फिर से स्कूल आ सकें। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 9th का हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 100% आपकी हिंदी में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।